हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक साथ के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। शुरू से मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाकर के आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप की सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, वहां पे आपको विजिट करना है। एक और चीज मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे से भी करिए के फॉर्म वगैरह को फिलअप कराते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने दोस्त साथी संबंधी होते हैं, उनसे फॉर्म को फिलअप कराते हैं। चलिए, आप कहीं से भी फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि किस ऑप्शन में कौन कौन सी चीजें रहती हैं। बहुत सारे बच्चे कभी कभी जल्दीबाजी में भी गलती कर देते हैं। एक बार गलती कर देंगे और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, भाई आपका आधार कार्ड तो एक ही है, उसके बाद से आप दोबारा फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, फाइनल प्रिंट में भी समस्या आएगी। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि फॉर्म आपको सही तरीके से फिलअप करना है। और अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लगभग 5-6 दिन पहले कि आपको फाइनल प्रिंट मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपको क्या क्या सेक्शन में क्या क्या चीजें फिलअप करनी होती है, पूरा मैंने आपको दिखाया था। जैसे बहुत सारे हॉस्टल वाले छात्र होते हैं तो उनको आवासीय छात्र भरना होता है, वो दीवा भर देते हैं, तो इसकी वजह से उनका पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा 2-3 हजार कम आता है। इसी तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें बच्चे के लिए कि समझ में उनको नहीं आता है तो गलत तरीके के डेटा वगैरह, डिटेल्स वगैरह फिलअप कर देते हैं और आगे चल के उनका फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे तो एक होम के सामने एक आपको स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, आपको नीचे को स्लाइड करके आना है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे या फिर 10 में ही आप पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, 9 में आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया था, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में, या फिर आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, आप सेकंड ईयर में फिलअप करना चाहते हैं, तब भी आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मल से चीजें होती हैं, बेसिक से डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं। इस वीडियो में हम विशेष करके सभी क्लास और सभी कोर्स के रिन्यूअल के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने पहले फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो अब आपको नेक्स्ट ईयर में, जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो 10 में केवल आपको रिन्यूअल करना होता है। आपने 11 में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो 12 में केवल आपको रिन्यूअल करना होता है। इसी प्रकार से किसी कोर्स में ग्रेजुएशन के, यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे कहिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसी, एमसी, जितने भी कोर्स हो गए, आपने अगर फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया था तो सेकंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में केवल आपको उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके उसको सबमिट करना होता है, अर्थात रिन्यूअल करना होता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो फ्रेश बच्चे होंगे, पहली बार इस बार फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये ओटीआर का रजिस्ट्रेशन क्या है, ये बेसिक सा आपका एक ई केवाईसी कह सकते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार का वेरिफिकेशन होता है और आपके डिटेल्स वगैरह का वेरिफिकेशन वगैरह होता है वहां पे। तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करें, चाहे आप रिन्यूअल करें, सभी बच्चों को ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। बिना ओटीआर के आप फॉर्म लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ओटीआर के वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फ्रेश फॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए वीडियो है। फ्रेश के लिए बस आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा और यहाँ पे आएंगे तो लॉगिन फ्रेश करके फिर आपको जो ओटीआर नंबर मिलेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, यहाँ पे आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना होता है। ये जो दिख रहा होगा, अगर फ्रेश की बात करें तो कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है, कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए ये है। यूजी, पीजी और डिप्लोमा के अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसी, एमसीए, डीएलएड, उनके लिए करिए कि तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लॉगिन वाले बच्चों के लिए जो किसी क्लास में, किसी कोर्स में पहली बार फॉर्म को फिलअप करेंगे तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से आप अपने सेक्शन में आएंगे, लॉगिन करके तब आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो में हम विशेष करके रिन्यूअल वाले बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको इसी के नीचे स्लाइड करके आना है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा ऑप्शन, लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो दिख रहा होगा लॉगिन रिन्यूअल की बात करें तो ये आपके कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये आपके कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। अगर आप ऐसे कर लिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसी, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स वगैरह हो गए, अगर वो आप कोर्स पढ़ाई वगैरह करते हैं तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर फिलअप करना है। ओटीआर नंबर कैसे मिलेगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोसेस है, आपका आधार का वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन वगैरह होता है। उसके बाद से आपको एक ओटीआर नंबर देखने को मिलेगा, उस ओटीआर नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से आपको पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप ओटीआर भी भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने ओटीआर तो बना लिया था, मान लीजिए कि भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, अपना जो पासवर्ड है उसको प्राप्त कर लेना है। कभी-कभी पासवर्ड नहीं बन पाता है, यहाँ पे वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है, तो कुछ दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा लास्ट में, यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 नवीनीकरण यानी कि 25-26 का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये सारे स्टेप्स आपको ग्रीन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कई बच्चों में ये जो 7 नंबर वाला ऑप्शन है, ये आपको कई बच्चों में ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है, कई बच्चों का ग्रीन टिक नहीं भी देखने को मिल रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको करना क्या है ये थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन करें, ये आपका पहले से ही कंप्लीट होता है, पहले से ही आपका आधार वेरिफिकेशन भी हो गया है, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन भी पहले से ही हो गया होता है, फ्रेश फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं। यहाँ पे देखिए आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु ये भी आपका पहले से ही वेरीफाइड होता है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या आती है बच्चों के सामने कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो इस केस में हम क्या करें। तो ये करिए कि शासन के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया था कि अगर आप जब फॉर्म को फिलअप करते हैं, आपका मान लीजिए कि जब आपने पहली बार फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपका वैलिड होगा, मान लीजिए कि बीच में आपका एक्सपायर हो गया है, तो जब तक आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आता रहेगा। भले ही वो आपका बीच में एक्सपायर हो गया है, कोई समस्या नहीं है, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा चला आएगा। दूसरी एक समस्या आती है, जो बच्चे अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, आपको मालूम है कई बार विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि आपको अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट क्या करना है, नहीं लगाना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो जब भी आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जमा करेंगे, जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे तो उसके साथ जो इनकम सर्टिफिकेट देंगे वो खुद कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे कि हाँ आप अपने गार्जियन के दीजिए, तो वो वहां से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हाँ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप यहाँ से करेक्शन कर पाए। तो ये काम जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तो वहां पे कॉलेज के टीचर को दे देंगे, खुद आपसे मांगेंगे कि गार्जियन के नाम का दीजिए, तो वही आपको जमा करना है। ठीक है, ये भी सारे काम आपके पहले से ही कंप्लीट होते हैं। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। सबसे मेन ऑप्शन आपका यही होता था, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जिसपे क्लिक करके आप गत वर्ष के प्राप्तांक, आपने कितने में कितना पाया था, पूर्णांक वगैरह सारे डिटेल्स वगैरह यहीं से फिलअप होते थे, फीस वगैरह के डेटा वगैरह। लेकिन अब यह ऑप्शन विभाग के द्वारा क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना फॉर्म लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से सबसे नीचे की ओर आना है। क्या करना है, लॉगिन करने के बाद से सबसे नीचे की ओर आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, सबसे पहले आप एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से जैसे ही आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी आपको फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। सारे वेरिफिकेशन, सारे जो चीजें फिलअप होनी है वो आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। आपको बस फाइनल प्रिंट निकालना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कब का फॉर्म फिलअप हुआ है, कब निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर 2000 नवीनीकरण का फॉर्म है, रिन्यूअल का फॉर्म है, 2025-26 का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, यहाँ पे अगर आप देखेंगे शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु है। ठीक है, शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु मतलब ये आपका फाइनल प्रिंट है, ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है। और छाप तारीख की बात करें तो यहाँ पे अगर आप छाप तारीख देखेंगे तो छाप तारीख कितना है, 4/9/2025 यानी कि आज के डेट की छाप तारीख है। जब भी जिस भी डेट में आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे वो छाप तारीख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रिंट है, इसको आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक बार मैं आपको वो बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे इसी में आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि ये चीजें आपको जमा करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
आवेदक के माता-पिता, अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपके गार्डियन का नेम का होना चाहिए। अगर आपके माता-पिता हैं, तो उनके नाम का होना चाहिए। अगर वो नहीं है, तो आप जिस भी अभिभावक, जिस भी गार्डियन के यहाँ रहते होंगे, चाचा-चाची, नाना-नानी, बुआ-फूफा, जिस भी गार्डियन के यहाँ रहते होंगे, उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा और जो जाति प्रमाण पत्र है, वो आपके नाम का रहेगा, ठीक है? फिर आपने जो शुल्क वगैरह जमा किया है, उसकी रसीद वगैरह आप अगर आप एससी-एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह लगेगी, जिस पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह सही से विजिबल हो, दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा होगा, तो आप पेन से वहाँ पे लिख भी देंगे, ठीक है? उसके बाद से हाई स्कूल का लगेगा और पिछले प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट लगेगा। हाई स्कूल का तो आपका कंपल्सरी है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर 12th में है, तो हाई स्कूल का तो मार्कशीट कंपल्सरी होता है, रिजल्ट वगैरह कंपल्सरी होता है। इसके अलावा जैसे अगर आप कक्षा 12 के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो 11 का भी रिजल्ट लगेगा और 10 का भी लगेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के सेकंड ईयर में है, ठीक है? तो आपका हाई स्कूल का तो लगेगा ही लगेगा और सेकंड ईयर में है, तो आपका उसी कोर्स का फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट लगेगा, ठीक है? और हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी आपसे तो रिन्यूअल में इंटरमीडिएट का नहीं लगता है, विशेष करके हाई स्कूल का लगता है और जिस भी कोर्स में है आप उसके प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लगता है। जैसे किसी कोर्स के आप सेकंड ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे अंक पत्र की छायाप्रति वही आपका हाई स्कूल हो गया और प्रीवियस ईयर हो गया और प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड लगता है, ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने गार्डियन के नाम का ही जमा करना है। यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक का यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पे क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना होता है, ठीक है? यहाँ पे छाप तारीख आपको देखने को मिल जाएगा और शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु है 2025-26 का फॉर्म है। इस प्रिंट आउट को ये लगभग 3 पेज का होता है। इसको निकाल करके आपको कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको नीचे बताया उसके साथ आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद से सारे काम, सारे वेरिफिकेशन आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएँगे, चाहे वो गत वर्ष का प्राप्तांक हो, पूर्णांक हो अर्थात मार्क्स डिटेल हो गए, आपके अटेंडेंस का परसेंटेज हो गया, इसके अलावा आपका फीस वगैरह का डिटेल्स वगैरह हो गया, आपके एडमिशन की डेट हो गई। ये सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप किए जाएँगे, कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किए जाएँगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप ओटीआर कीजिए, लॉगिन करने के बाद से आप फाइनल प्रिंट निकालिए, ठीक है? उसके बाद से फाइनल प्रिंट निकाल करके डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो मैंने आपको बताया उसको लेकर के कॉलेज में सबमिट करना है और उसके बाद से सारे वेरिफिकेशन आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएँगे और टाइम टू टाइम आपको देखिए देखिए हो सकता है इस बार भी बायोमेट्रिक का सिस्टम हो सभी बच्चों पे लागू कर दिया जाए। तो जब आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़े, ठीक है? तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आपको निश्चिंत रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जुड़े रहना है टेलीग्राम पे और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेंगे कि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, कब आपका स्टेटस रिलीज़ होगा, कैसे देखना है, कब आपका करेक्शन होगा अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये आपका फाइनल प्रिंट निकल गया है, आपको लास्ट डेट से पहले जाकर के कॉलेज में सबमिट करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।